अधीश एक बार फिर तरंगम आ चुका था। वो नगर जिसने उसके जीवन को एक नई दिशा तो दी थी, लेकिन संघर्ष भी बहुत दिया था। लेकिन अब की बार वो एक लक्ष्य लेकर आया था। क्या वो ज्वाला दत्त को खोजने में कामयाब हो जाएगा, या पिछली बार की तरह कोई और संकट उसकी राह रोककर खड़ा होने वाला है? नवीन निरंजन और उनके परिवार ने अधीश का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया और ईला की जान बचाने के लिए कई कई बार उसका आभार भी व्यक्त किया। भोजन करने के बाद वे सब उसी कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे थे जहां पिछली बार अधीश का अपमान किया गया था। अधीश ने जैसे ही इस कमरे में कदम रखा तो उस रात की घटना एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूम गई। लेकिन आज यहां का नजारा ही दूसरा था। आज तो अधीश किसी देवता की तरह सबकी श्रद्धा और सम्मान का पात्र बना हुआ था। नवीन निरंजन ने पूछा, और बताइए मांत्रिक अधीश, तरंगम किसी विशेष कार्य से आना हुआ है? अधीश बोला, हाँ नवीन जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। नवीन निरंजन ये सुनकर प्रसन्न हो गए कि उन्हें अधीश की मदद करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, आप जो भी मदद चाहें बेझिझक कहें, जो भी मेरे वश में होगा मैं करूंगा। अधीश ने कुछ सोचकर जवाब दिया, नवीन जी, आप ज्वाला दत्त को तो जानते ही होंगे। किले के अभियान के दौरान उसने मुझे धोखा दिया। नवीन, निर्मल और निमेश अब तक चुपचाप अधीश की बात सुन रहे थे। ये सुनते ही चौंक पड़े। निमेश बोला, लेकिन ज्वाला दत्त तो आपके दल में था और मैंने सुना है उसके साथ आपकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता भी थी। अधीश इस सवाल के लिए पहले ही तैयार था। उसने जवाब दिया, हाँ, मेरी मित्रता तो थी और कहना चाहिए कि उसी के कारण मैं इस अभियान पर जाने के लिए राजी भी हुआ था। लेकिन बाद में समझ में आया कि उसने मेरी शक्तियों का फायदा उठाने के लिए ही मुझे अपने साथ ले गया था। बाद में मेरे साथ विश्वासघात किया। उस समय तो मैंने उसे जाने दिया, लेकिन अब खोजना चाहता हूं। सभी ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। नवीन निरंजन ने कहा, यह तो होना ही था। सोमसेन और उसके सभी मित्रों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब आप निश्चिंत रहिए, ज्वाला दत्त जहां भी होगा जल्दी से जल्दी पता ठिकाना खोजकर आपको सूचित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे अतिथि रहेंगे। अधीश ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। 3 दिन में ही नवीन निरंजन ने ज्वाला दत्त का पता लगा लिया। इस बीच अधीश तरंगम में अपने सभी परिचितों से मिल चुका था। समीर और ईला की प्रेम कहानी भी खुद समीर ने ही उसे सुना दी। अधीश उन दोनों के लिए बहुत खुश था, लेकिन उसे यह भी पता था कि नवीन निरंजन इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। नवीन का परिवार एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध मांत्रिक कुल था। दूसरी ओर समीर का तो कोई परिवार था ही नहीं। वो तो एक अनाथ की तरह पला बड़ा था। अब जाकर उसे अपनी बिछड़ी हुई बहन मिली थी, लेकिन अधीश ने इस तरह की कोई बात समीर से नहीं की। वो उसके उत्साह पर नजर नहीं लगाना चाहता था। फिर जब नवीन ने अधीश को ज्वाला दत्त के बारे में बताया तो उसका पूरा ध्यान दूसरी ओर चला गया और समीर के बारे में कुछ भी सोच नहीं पाया। ज्वाला दत्त के बारे में सुनकर अधीश को बहुत बड़ा झटका लगा। नवीन ने उसे बताया, काल विजय मारा गया है, लेकिन उसका दल अब भी सक्रिय है और काल विजय के नाम पर मांत्रिकों को इकट्ठा कर रहा है। उसी दल में ज्वाला दत्त शामिल हो गया है और फिलहाल शीतनगर के आसपास कहीं रह रहा है। अधीश ने पूछा, लेकिन ज्वाला दत्त का उद्देश्य क्या होगा उस दल में शामिल होने का? उसे काल विजय से क्या लेना देना? नवीन ने कहा, काल विजय और उसके दल की नीति रही है मांत्रिकों को लालच देकर अपने साथ मिलाने की। दूसरे गुरुकुल और संस्थाएं अंधेरी शक्तियों के मंत्र गुप्त रखते हैं या उन्हें सामान्य छात्रों से छिपाते हैं। काल विजय के अनुयायी उन्हीं शक्तियों के सहारे दूसरे मांत्रिकों को अपने साथ आने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। मुझे खबर मिली है कि ज्वाला दत्त भी ऐसी ही किसी अंधेरी शक्ति की खोज में है। यह सुनकर अधीश सारी बात समझ गया। पहले ही ज्वाला दत्त का लक्ष्य उसे पता था। पुराने किले में भी ज्वाला दत्त उसी शक्ति के लिए गया था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अधीश सोच रहा था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ज्वाला दत्त ये रास्ता चुनेगा अंधेरी शक्ति को पाने के लिए। लेकिन जैसे भी हो, अब तो मुझे उसे खोज कर सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना भविष्य में वो मेरे लिए खतरा पैदा हो सकता है। नवीन निरंजन ने पूछा, तो फिर आगे की योजना क्या है अधीश जी आपकी? अधीश ने कहा, योजना तो मेरी एक ही है, ज्वाला दत्त को खत्म करना। लेकिन वो शीतनगर में क्यों रह रहा है? वहां तो सुना है लोग किसी घातक रोग का इलाज कराने जाते हैं।
नवीन ने कहा, हाँ शायद ऐसे ही किसी रोग का इलाज कराने ज्वालादत्त वहां गया है। उस पर किसी रसजीव ने हमला कर दिया था और उसका एक हाथ बुरी तरह सड़ चुका है। उसी का इलाज कराने के लिए ज्वालादत्त शीतनगर गया हुआ है। अधीश को अचानक लीमा का ख्याल आया। वो समझ गया कि हो ना हो वो रसजीव लीमा ही है जिसने ज्वालादत्त पर हमला किया है। अधीश ने उठते हुए कहा, नवीन जी मैं अभी आया, मुझे एक काम याद आ गया। नवीन को समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी में अधीश को कहां जाना है। अधीश जल्दी से बटुकनाथ के महल की ओर रवाना हो गया। अधीश को देखकर बटुकनाथ ने बाहें फैलाकर स्वागत किया। आइए मांत्रिक अधीश, मुझे पता था कि जल्दी ही आप मुझसे मिलने आएंगे। अधीश ने कहा, और देखिए मैं आ गया। बटुक ने लीमा को आवाज दी। लीमा आकर खड़ी हो गई। बटुक समझ गया था कि अधीश लीमा से ही मिलने आया है। अधीश बटुक की इस समझदारी से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने लीमा से पूछा, क्या तुमने ज्वालादत्त पर हमला किया था? लीमा बड़ी बड़ी आंखें निकालकर बटुक के चेहरे की ओर देखने लगी। फिर बटुक ने लीमा से पूछा तो लीमा ने हां में सर हिला दिया। बटुक ने अधीश से कहा, इसने मुझे आते ही सब कुछ बता दिया था और जिस तरह ज्वालादत्त की बाह उसने चबाई थी उसका ठीक होना असंभव है। अधीश ने कृतज्ञ दृष्टि से लीमा की ओर देखा और कहा, मुझे तुम पर गर्व है लीमा। खुद घायल होते हुए भी तुमने अपना कर्तव्य अच्छी तरह पूरा किया। फिर बटुक और अधीश दूसरी बातें करने लगे। बटुक आचार्य कश्यप की कुशल क्षेम जानना चाहता था। अधीश ने एक एक कर उसे बहुत सी बातें बताई और शाम होने से पहले वापस जाने की आज्ञा मांगी। वहां से निकलकर अधीश सीधा समीर के पास पहुंचा और उसे लेकर नवीन निरंजन के घर। निरंजन भवन जाने से समीर कतरा रहा था। हालांकि निरंजन परिवार को उसके और रीला के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था, फिर भी न जाने क्यों एक अजीब सी झिझक उसके मन में घर कर गई थी। अधीश के साथ साथ समीर का भी निरंजन भवन में स्वागत हुआ। अधीश ने उसे अपने साथ शीतनगर चलने के लिए तैयार कर लिया था। उसने नवीन को बताया, नवीन जी मैं और समीर कल सुबह शीतनगर के लिए निकलेंगे, इसलिए आज की रात मैं समीर को यहां ले आया ताकि हम आगे की योजना तय कर सकें। नवीन ने कहा, यह आपका ही घर है मांत्रिक अधीश, और आप चाहें तो मैं अपनी मांत्रिक सेना आपके साथ भेज दूंगा, आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अधीश ने इस प्रस्ताव को विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। नहीं नवीन जी, ये लड़ाई मेरी है, मैं इसमें किसी निर्दोष को शामिल करना नहीं चाहता। अधीश के बहुत मना करने के बाद भी निमेश निरंजन उनके साथ हो गया और अगले दिन सुबह ही वे अभियान पर निकलने लगे। जाने से पहले अधीश और समीर ने नवीन, निरंजन और निर्मल को प्रणाम किया तो नवीन ने कहा, विजयी होकर शीघ्र लौटना, फिर यहाँ एक बहुत जरूरी काम तुम्हें मेरे लिए भी करना है। ये सुनकर अधीश को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसने नवीन से उस समय पूछना उचित नहीं समझा। उसने निमेश की ओर देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। 3 दिन और 2 रातें लगातार चलने के बाद वे एक शाम शीतनगर पहुंचे। पहाड़ी की ऊंचाई पर बसा हुआ शीतनगर वास्तव में शीतल था। वहां की जलवायु बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक थी। हर तरफ साफ सफाई और औषधीय वनस्पति थी। बहुत से बीमार लोग यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए आते थे। अधीश ने चारों ओर निगाहें डाली और बोला, आहा, कैसी शीतल वायु है और कितना सुंदर नगर, और भाग्य की विडंबना देखो, हम यहाँ युद्ध करने आए हैं। इस सुंदर नगर में जहां लोग जीवन बचाने आते हैं, हम किसी का जीवन छीनने आए हैं। समीर जोर से हंसा। ये नगर वास्तव में चमत्कारी है। बीमार यहां आकर स्वस्थ हो जाते हैं और योद्धा कवि बन जाते हैं। एक काम करो अधीश, युद्ध छोड़ो और कविता लिखने लग जाओ। मुझे विश्वास है कि इस काम में भी तुम सफल होगे। समीर की बात सुनकर अधीश झिप गया और निमेश समीर का साथ देने लगा। लेकिन अधीश के कोमल हृदय को यह नगर वास्तव में बहुत भाया था। फिर समीर और निमेश जैसे जिंदा दिल युवकों का साथ था। अधीश को बहुत दिन बाद जीवन खुशहाल प्रतीत हो रहा था। लेकिन अभी एक भीषण युद्ध उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वे तीनों जाकर एक सराय में ठहर गए थे। रात गहराने लगी थी और तीनों को थकान भी महसूस हो रही थी। समीर को तो बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। अधीश आंखें बंद किए ध्यान में डूबा हुआ था और निमेश लेटा हुआ छत को ताक रहा था। तभी उसे कोई आहट सुनाई दी। निमेश को लगा खिड़की में बने एक सुराग से एक आंख उस पर नजर रखे हुए है। वो धीरे से उठा और कमरे के बाहर निकल गया।
हल्के कदमों से कमरे के पीछे की ओर जाकर उस आदमी को धर दबोचा। काले लबादे में लिपटा हुआ वो आदमी निमेश का भारी हाथ पड़ते ही कराह उठा। निमेश ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और उस आदमी की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई और वो निमेश के पैरों में लेट गया। मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मुझे तो किसी और ने आप पर नजर रखने के लिए भेजा था। मैं तो इस सराय का मामूली नौकर हूं, आप चाहें तो मालिक से पूछ लीजिए। शोर शराबा सुनकर और भी बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। अधीश भी बाहर आ गया और समीर भी आंखें मलता हुआ आ पहुंचा। अधीश ने पूछा, क्या हुआ निमेश, ये आदमी कौन है? निमेश ने कहा, यह हमारी जासूसी कर रहा था। अधीश धीरे से मुस्कुराया और बोला, हाँ, इसे जाने दो निमेश, तुमने इसे पर्याप्त सजा दे दी है। इस थप्पड़ के बाद यह दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश भी नहीं करेगा। निमेश की पकड़ ढीली पड़ते ही वो आदमी छूटकर भाग गया। समीर बोला, उसे जाने क्यों दिया अधीश? अधीश ने कहा, क्योंकि हम यहां ज्वाला दत्त को खोजने आए थे और इसे ज्वाला दत्त ने ही हम पर नजर रखने के लिए भेजा है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ समीर, ज्वाला दत्त को हमारे आने की खबर मिल चुकी है। समीर उबासी लेते हुए बोला, क्या हम सुबह तक भी नहीं रुक सकते? अब मुझे बहुत नींद आ रही है। उसकी बात सुनकर अधीश और निमेश जोर से हंस पड़े। कमरे में वापस आकर तीनों योजना बनाने बैठ गए। निमेश का कहना था, मुझे लगता है अधीश, हमें बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी। ज्वाला दत्त अगर काल विजय के दल में शामिल हुआ है तो वो यहां अकेला नहीं होगा, दल के कुछ साथी उसके साथ जरूर होंगे। अधीश उसकी बात से सहमत था। हाँ निमेश, और ये साथी कोई साधारण मांत्रिक तो होंगे नहीं, इनके पास कोई ना कोई अंधेरी शक्ति जरूर होगी। समीर बीच में बोल पड़ा, लेकिन अधीश, ज्वाला दत्त के साथ तुम्हारी शत्रुता निजी है, फिर काल विजय के दल से उलझने का क्या अर्थ है? हमें तो सिर्फ ज्वाला दत्त पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसे अकेला पाते ही उसका काम तमाम। अधीश ने चुटकी ली। बहुत दिनों के बाद आज समीर ने अच्छी बात कही है, इस बात को जरूर माना जाएगा। समीर, निमेश, हमें सिर्फ ज्वाला दत्त को मारना है। काल विजय के बाकी शिष्यों से हमारी कोई शत्रुता नहीं है। अधीश की बात सुनकर समीर झेंप गया था। निमेश बोला, ठीक है अधीश, फिर यही तय रहा। हमें ये लड़ाई बल से नहीं, बुद्धि से लड़नी होगी। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। योजना तैयार हो चुकी थी, अब बस क्रियान्वयन बाकी था। लेकिन यह तो असंभव लगने लगा है कि अधीश कोई योजना बनाए और वो बिना रुकावट पूरी हो जाए। ज्वाला दत्त को पहले ही पता लग चुका था कि अधीश किले से सही सलामत वापस आ चुका है। कई महीनों तक तो उसकी कोई खबर नहीं मिली थी, लेकिन ज्वाला दत्त निश्चिंत होकर नहीं बैठा था। उसने प्रकाश नगर में अपने बहुत से जासूस छोड़ दिए थे जो विश्वा के महल पर नजर बनाए हुए थे। ज्वाला दत्त को विश्वास था कि अधीश यदि जीवित लौटा तो सीधे अपने घर ही जाएगा। 6 महीने तक इंतजार करने के बाद उसके जासूस भी ऊबने लगे थे। लेकिन एक दिन अधीश वापस लौट आया और जैसे ही ज्वाला दत्त को यह सूचना मिली, उसके प्राण सूखने लगे। सोमसेन ही उसका इकलौता मित्र था जो इस काम में उसका साथ दे सकता था, लेकिन वो भी अधीश के हाथों मारा जा चुका था। फिर भी ज्वाला दत्त ने हिम्मत नहीं हारी। क्या थी उसकी योजना और कौन थे उसके साथी? क्या इस बार वो अधीश को हराने में कामयाब होगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।